मोदी जी का जो ब्रांड है वो कमजोर हुआ है। जी जी, आता हूं अनिल जी आपके पास, और इस बीच दिनेश जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका भी। एक खबर यह भी है कि कर्नाटक से वो 20 व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसको उद्धव ठाकरे की भाषा में गद्दार कहा जाता है, जो बार बार गद्दार शब्द का उपयोग करते हैं शिंदे कैंप के लिए, वो 20 के 20 चुनाव हारे हैं सर। अनिल जी, आज की खबर है ऑल 20 हैव लॉस्ट इलेक्शन सर। जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, ऑल 20 हैव लॉस्ट सर। चलिए एक कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं जो आज ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कहां से कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं। शेड्यूल ट्राइब 44%, शेड्यूल कास्ट 60%, कुर्बा जहां से सिद्धारमैया आते हैं 63%, मुस्लिम सर गौर कीजिएगा 88% वोट्स, 88% वोट्स फॉर कांग्रेस सर, वोकालिंगा 24% वोट सर, ओबीसी 31% वोट सर, लिंगायत 20%। कितनी बड़ी सेंध मारी है, ऑलमोस्ट 1/5 की सेंध मारी है सर। ये एक तरह से बड़ा जवाब है। अहिंदा वापस आता है सर यहाँ पर, जो कि जाना जाता है अपनी उस कल्चर के लिए जहां पे पिछड़ों को, मुसलमानों को और एक छोटा मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उसको भी ओबीसी, एससी, एसटी सबको एक साथ लाके अहिंदा जो बनाया गया था। अनिल जी, आप 2024 के लिए क्या संकेत देखते हैं? पिक्चर काफी क्लियर है इस टाइम। दिनेश जी, अगर इसको देखते हैं हम, कर्नाटक के इलेक्शंस को अगर एनालाइज करते हैं हम, तो हम ये पाते हैं कि एक तो इसमें गरीब और अमीर का डिवाइड नजर आता है। जो मुख्यतः जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो कांग्रेस की तरफ झुकते नजर आते हैं, और जो अमीर खाते पीते, वो कहते हैं ना, खाते पीते अघाए लोग जो हैं जी, जिनको रोटी की चिंता नहीं है, कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, बच्चों की फीस की चिंता नहीं है जी, वो लोग बीजेपी की तरफ जाते नजर आते हैं। इवन जो कास्ट में भी अगर आप देखेंगे, सपोज अगर एग्जांपल लें हम, लिंगायत का लें, तो लिंगायत मोटे तौर पे पहले बीजेपी का एक, जिसको कहते हैं सबसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लिंगायत में भी जो मध्यम वर्ग के लिंगायत हैं और जो गरीब लिंगायत हैं, वो कांग्रेस की तरफ इसमें गए हैं, और जो वेल टू डू लिंगायत हैं वो बीजेपी की तरफ गए हैं सर। 1/3 लिंगायत निकल गए इस बार। बड़ी बात। 65% लिंगायतों ने ही सिर्फ बीजेपी को वोट दिया है, बाकी 35% ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया सर। हाँ, जबकि कभी 85% दिया करते थे जी सर। फिर बाकी 15 भी मतलब जेडीएस और कांग्रेस में रहते थे। जी सर। दूसरा इसमें सर आप देखेंगे रूरल अर्बन डिवाइड आपको नजर आएगा सर। मैं वो भी दे देता हूँ सर, आपको सीटें दे देता हूँ सर। मैं रूरल अर्बन की मेरे पास डेटा आ गए हैं। जी, मोस्ट अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की सीटें 57 से कम होकर 50 हुई हैं, कांग्रेस की 36 से 46 हुई हैं मोस्ट अर्बन सीटों पे सर कर्नाटक में। यानी कि फिर से दोहराता हूं, बीजेपी की सीटें 57 से घटकर 50 हुई हैं, कांग्रेस की सीटें 36 से बढ़कर 46 हुई हैं। मोस्ट रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी सर, यहां पे गौर कीजिए सर, बीजेपी की सीटें 55 से घटकर 25 हुई हैं सर, 55 से घटकर 25 हुई हैं। कांग्रेस की सीटें 35 से बढ़कर 63 हुई हैं सर गांव के अंदर। ये आपको मैंने रियल टाइम फिगर बताई सीटों के साथ। जी जी जी, आप देखिए ना, 30 सीटों का फायदा सीधा सीधा जो है कांग्रेस को रूरल एरिया से हो रहा है। जी सर। तो रूरल अर्बन डिवाइड भी है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे बेंगलुरु में बीजेपी ज्यादा मजबूत आपको नजर आती है। अच्छा, दूसरा ये जो सोशल जस्टिस के इश्यूज थे, जिसको 1990 में जो राजीव गांधी ने जो स्टैंड लिया था, और जिस तरह के जो नॉन पॉलिटिकल टाइप के लोग राजीव गांधी के उस समय सलाहकार रहते थे, अरुण नेहरू और इस टाइप के जो लोग, और उन्होंने जो मंडल कमीशन का जबरदस्त विरोध कर दिया, उसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार से कांग्रेस जो है वो सफाचट हो गई। लेकिन कांग्रेस ने जो रायपुर का जो छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ, दोबारा से सोशल जस्टिस के इश्यूज को सीरियसली लिया है, और खुल के भाषण जो राहुल गांधी ने दिया कोलार में कर्नाटक के, कि हम कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं, और एक नारा भी दिया, जितनी आबादी उतना हक। उसका जो है ओबीसीज में और क्या कहते हैं जो एससी एसटी के लोग हैं उनमें बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। वरना सुनने में ये आ रहा था कि बीजेपी ने ना अपना जो बेस था, इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि अपने बेस को ब्रॉड बेस करें, मतलब टोटली लिंगायत के ऊपर निर्भर ना करें,
ओबीसी में और शेड्यूल कास्ट में। और शेड्यूल कास्ट में भी जो लेफ्ट और राइट है, वहां पे राइट जो बेटर ऑफ शेड्यूल कास्ट है, लेफ्ट जो शेड्यूल कास्ट में जैसे महादलित बोलते हैं अपना बिहार में हम, तो वो जो लेफ्ट शेड्यूल कास्ट थे उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लेके आए थे बीजेपी। लेकिन जैसे ही ये स्टैंड लिया कांग्रेस ने सोशल जस्टिस के इश्यूज के ऊपर, तो आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब की सीट्स जो लग रहा था एक बार कि बीजेपी स्वीप करेगी, वहां पे बीजेपी कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद 44% वोट है शेड्यूल ट्राइब में और बीजेपी के 33% है शेड्यूल ट्राइब में। हाँ, तो एक सी चेंज आया। सेकंड जो उन्होंने सेकुलरिज्म के ऊपर एक जिसको कहते हैं ना फर्म स्टैंड, अंगद की तरह पांव गाड़ दिए, नहीं तो सॉफ्ट टाइप का एटीट्यूड रहता था। जो उन्होंने कहा कि बैन करेंगे हम पीएफआई को, तो बैन करेंगे अगर और कोई हुड़दंग मचाएगा, उदंडता दिखाएगा बजरंग दल जैसा, उसको भी बैन कर देंगे हम। उसका उनको फायदा मिला है कि माइनॉरिटी को भी लगा है कि हियर इज ए पार्टी जो अब फर्म स्टैंड ले रही है, जो डिली डैली नहीं करेगी, जो सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं करेगी, उसका भी उनको फायदा मिला है। तो ये जो जिसको कहते हैं जो पुरानी जो नीतियां थी कांग्रेस की पुरानी, उन नीतियों पे आ रहे हैं। और जो उनका जो कोर वोट था पुराना, जिसको आप अहिंदा भी कहते हैं कर्नाटक में, वो उसकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं और उसका उनको लाभ मिलता दिखता है। फिर जो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जिसको कहते हैं ना कि जैसे हम सब ने कहानी सुनी है कि वो जा रहा था कि एक राजा था, उसका बड़ा औरा था और उसने कुछ ऐसे कपड़े वपड़े पहन नहीं रखे थे, मामला डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन एक बच्चे ने कह दिया था एम्परर इज नेकेड, राजा नंगा है। तो एक जिसको कहते हैं ना पोल खोलने वाली बात कि भाई मोदी जी जाएंगे तो मोदी जी तो फिर जो मुमकिन है फिर तो चुनाव ये हार ही नहीं सकते। वो जो उनकी इनविंसिबिलिटी थी कि अजय हैं, वो खत्म हो गई। और जैसे नेपोलियन की थी यूरोप में, सब नेपोलियन से बड़ा यूरोप का कोई विजेता हुआ नहीं है और नेपोलियन लगातार जीतता रहता था। लेकिन जैसे ही वो वाटरलू में अपना जो जंग था वो उसको हारा, तो उसकी इनविंसिबिलिटी जो एक छवि थी वो खत्म हुई और उसके बाद उसने कोई जंग जीती नहीं। सारी लड़ाइयां सारे युद्ध वो उसके बाद हार के वो फिर खत्म हो गया। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, जो एक ऑरा बना हुआ था, एक मिथ क्रिएट हो गया था कि मोदी जी इज इनविंसिबल, वो खत्म हो गया। और मतलब लोगों को अब लगने लगा है कि मोदी को 2024 में हराया जा सकता है। और मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो साउथ का गेट है वो क्लोज हो गया। वो सब कह ही रहे हैं कि अब तो आपने भी जैसे जिक्र किया कि दक्षिण भारत जो है वो भाजपा मुक्त हो गया। कहाँ ये लोग कांग्रेस मुक्त देश की बात कर रहे थे। एक समय तो ऐसे आ गया था कि नड्डा साहब ने बिहार में जाकर के बोल दिया कि विपक्ष मुक्त भारत बना देंगे हम। तो तभी नीतीश जी के कान खड़े हो गए, कह क्या रहा है ये आदमी। तो वो एक चीज खत्म हो गई कि दक्षिण जो है वो भाजपा मुक्त हो गया। और एक जो सबसे बड़ी चीज मेरे को नजर आ रही है ना, ये जो हालांकि मोदी मीडिया और आपका जो बड़े रेस्पेक्टेड माने जाते थे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स, कि ये चुनाव जो है मतलब विपक्ष के लोग भी, कांग्रेस भी ये चाहते थे कहीं ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी ना हो जाए। कांग्रेस को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो चाह रहे थे कि राहुल वर्सेस मोदी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कांग्रेस हार जाएगी। इसलिए लोकल लीडरशिप को आगे करो, लोकल इश्यूज रखो, मोदी वर्सेस चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एंड में आकर के जिस तरह के ताबड़तोड़ रैलीज मोदी ने की हैं और जो इश्यूज उठाए हैं, रोड शोज जो किए हैं, और राहुल ने भी फिर एंड में आकर के बिल्कुल फ्रंट में आकर के किया है। तो ये बेसिकली चुनाव आखिर में आकर के लास्ट 1 वीक में, लास्ट 10 डेज में राहुल वर्सेस मोदी हो गया था। लेकिन उसको ये जो हमारे भाई साहब धनंजय जी कहते हैं ना गटर मीडिया, वो नहीं बताएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं विद सेफ्टी कि राहुल वर्सेस मोदी चुनाव में भी मोदी हारा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये जो एक भारत के इतिहास को ये चुनाव नया मोड़ देगा। और 2024 में इसी समझदारी से अगर चुनाव लड़ा विपक्ष, जैसे कर्नाटक में लड़ा है कि एक टीम स्पिरिट थी, आपको चुनाव के दौरान कोई DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में कोई आपको फिशर्स नहीं नजर आ रहे थे, बोनहोमी थी, एक टीम स्पिरिट थी, एक जिसको कहता है ना, जैसे आपने शोले का जिक्र किया तो जय और वीरू की जोड़ी बनी हुई थी एक किस्म से। जी।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरह का विपक्ष नजर आया, एक टीम स्पिरिट नजर आई, तो मोदी जी कैन बी डिफीटेड, और जब वो डिफीट होगी तो वो जो कर्नाटक से भी ज्यादा भारी डिफीट होगी 2024 में, मेरा ये मानना है। दिनेश जी, बहुत 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 अच्छे बिंदु